आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आप जानते हैं कि शिक्षकों के अंतर जनपदीय स्थानांतरण और अंतर जनपदीय स्थानांतरण की नीति क्या होगी। इस संदर्भ में पहले ही आदेश जारी हो चुके हैं, जो हम वीडियो के माध्यम से आपको बता भी चुके हैं। इस संदर्भ में कब स्थानांतरण प्रारंभ होगा, किस किस डेट में कौन सी प्रक्रिया होगी, समय सारणी अभी अवशेष रह गई थी जो कि जारी हो चुकी है। अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज प्रताप सिंह बघेल जी का यह आदेश है, जो कि समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश के लिए दिया गया है। इस आदेश के डेट की बात करते हैं तो 8/6/2023 यानी कल के डेट में यह आदेश निर्गत किया गया है। इस आदेश के विषय की बात करें तो शैक्षिक सत्र 2023-24 में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिका के अंतर जनपदीय स्थानांतरण के संबंध में यह आदेश दिया गया है। इस आदेश में आगे की कड़ी में आप देखेंगे तो 2 जून 2023 के आदेश का जिक्र किया गया है। और दोस्तों, इसी आदेश में यह बताया गया है कि आपके स्थानांतरण की नीति क्या होगी और आपके भारांक कैसे निर्धारित किए जाएंगे। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि वही चीज यहाँ पे सेम दी गई है। और ये स्क्रीन पे जो वीडियो आपको दिख रही है, इसी वीडियो में मैंने भारांक और स्थानांतरण नीति जो ये सामने आप पेज पे देख रहे हैं, ये सारी चीजें हमने डिटेल में उसमें डिस्कस की है। तो यहाँ वीडियो लंबा हो जाएगा, यहाँ बताने का कोई औचित्य नहीं है। आप यदि इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इसी वीडियो के लास्ट में इंड स्क्रीन के रूप में ये वीडियो आपको स्क्रीन पे ही दिख जाएगी। डायरेक्टली आप स्क्रीन से ही क्लिक करके और इस वीडियो को भी देख सकते हैं कि आपके स्थानांतरण की नीति क्या होगी और आपके स्थानांतरण के लिए भारांकों का निर्धारण किस प्रकार से किया गया है। तो आपका समय बर्बाद न करते हुए ये सारी चीजें उसी में हमने बता दी है। वही चीज यहाँ पे रिपीट की गई है। आप देख सकते हैं यहाँ भारांक की चर्चा की गई है, ऊपर स्थानांतरण नीति की बात की गई है। दोस्तों, इस आदेश के दूसरे पेज पे हम आ चुके हैं और यहाँ पहले पेज के जो अवशेष भाग थे भारांकों के संदर्भ में, वो चीज यहाँ पे दिए गए हैं। तो इसे आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने का इंतजार कीजिए। स्क्रीन पे ही लास्ट में आपको जो वीडियो दिखेगी उसे क्लिक करके देख लीजिएगा, तो आप स्थानांतरण नीति और भारांकों के संदर्भ में आसानी से उस वीडियो से समझ सकते हैं। आइए हम सीधे मूल बिंदु पे चलते हैं, जो कि 12वां बिंदु है। यहाँ पे आपकी समय सारणी जारी की गई है। आइए देखते हैं इसमें क्या कुछ दिया गया है। अंतर जनपदीय स्थानांतरण की कार्यवाही निम्न समय सारणी के अनुरूप संपादित की जाएगी। यहाँ पे कार्यवाही दी गई है और ये कार्यवाही किस डेट में की जाएगी उस डेट को यहाँ पे दिया गया है। तो आइए पहली कार्यवाही की बात करें तो यहाँ बताया गया है, शिक्षक शिक्षिका द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित पोर्टल पर आवेदन करना 9 जून से, अर्थात आज ही के दिन से बताया जा रहा है, और 14 जून की मध्य रात्रि तक, यानी कि 9 जून से 14 जून की मध्य रात्रि तक आप अपना आवेदन कर सकते हैं। दूसरा बिंदु में बताया गया, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा शिक्षक शिक्षिका के अभिलेख सत्यापन एवं डाटा लॉक किए जाने की कार्यवाही 10 जून से 18 जून की मध्य रात्रि तक ये कार्य इनको करना है। तीसरे बिंदु की बात करें तो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा स्थानांतरण की कार्यवाही जो होगी वो 19 जून से 22 जून तक होगी, यानी कि 19 तारीख से 22 जून तक स्थानांतरण की कार्यवाही करनी है। यहाँ जो चौथी कार्यवाही की जानी है वो है शिक्षक शिक्षिका के स्थानांतरण के पश्चात कार्य मुक्ति का कार्य। तो ये कार्य 27 जून 2023 तक कर दिया जाएगा। तो इस तरह से ग्रीष्मावकाश के जस्ट बाद आपको कार्य मुक्ति भी करने की यहाँ पे बात की गई है। तो ऐसे में आगे देखते हैं कि इसमें क्या कुछ दिया गया है। 13वें बिंदु की बात करते हैं, बताया गया है, अंतर जनपदीय स्थानांतरण की समस्त कार्यवाही राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा विकसित पोर्टल। तो दोस्तों, यहाँ पर पोर्टल का लिंक भी यहाँ दिया गया है, इसी के माध्यम से सारी प्रक्रिया संपादित की जाएगी। तो इस लिंक को मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी सुविधा के लिए दे रहा हूँ। डायरेक्टली आप नीचे क्लिक करके और इस पोर्टल पर सीधे तौर पे आप पहुंच पाएंगे। अगले बिंदु की बात करें तो 14वें बिंदु में बताया गया है कि रिक्तियों की सूचना संवर्ग एवं पदवार पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी। यानी जनपद में जो रिक्तियां होंगी उन रिक्तियों का संवर्ग की बात मतलब ये है कि ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले शिक्षक और नगर क्षेत्र में काम करने वाले शिक्षक, क्योंकि आप जानते हैं कि दोनों का कैडर अलग अलग होता है, तो उसी संवर्ग की यहाँ बात की जा रही है। तो नगर और ग्रामीण का संवर्ग जो होगा उस संदर्भ में, और यहाँ पे पदवार यानी कि प्रधानाध्यापक है या सहायक अध्यापक है तो पद की गणना भी यहाँ पे की गई है। तो पद और संवर्ग दोनों चीजें यहाँ पे पोर्टल पे आपको प्रदर्शित होंगी, यहाँ पे प्रदर्शित करने की बात की जा रही है। 15वें बिंदु की बात करते हैं, यहाँ बताया जा रहा है कि अंतर जनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया में ऑनलाइन आवेदन पत्र में अधिकतम 7 जनपदों का विकल्प दिया जा सकता है, परंतु न्यूनतम 1 जनपद का विकल्प प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। आवेदन पत्र में विकल्प नहीं दिए जाने की स्थिति में आवेदन स्वतः निरस्त हो जाएगा, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित शिक्षक एवं शिक्षिका का स्वयं होगा। तो क्लियर है दोस्तों, इसमें दो ही बातें बताई जा रही हैं। एक तो ये कि आप अधिकतम आवेदन 7 जनपदों के लिए कर पाएंगे और न्यूनतम यानी कम से कम 1 जनपद का आवेदन आपको निश्चित रूप से करना होगा। यदि आप 1 जनपद का भी आवेदन नहीं करते हैं, यानी किसी जनपद की डिमांड आप करते ही नहीं है, शून्य है संख्या, तो ऐसी स्थिति में आपका अंतर जनपदीय स्थानांतरण नहीं होगा। क्लियर। 16वें बिंदु में बताया जा रहा है कि शिक्षक शिक्षिका द्वारा आवेदन पत्र में भरे गए विकल्प के जनपद में उनके कार्यरत संवर्ग एवं पद के आधार पर रिक्ति उपलब्ध होने की दशा में ही दिए गए जनपद की वरीयता एवं अंक के आधार पर नियमानुसार स्थानांतरण की कार्यवाही की जाएगी। शिक्षक शिक्षिका द्वारा दिए गए विकल्प के जनपद में रिक्ति उपलब्ध नहीं होने की दशा में उनका स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। केवल ऑनलाइन आवेदन करना स्थानांतरण का अधिकार नहीं माना जाएगा।
तो दोस्तों यहाँ पे दो चीजें स्पष्ट की गई हैं। यहाँ पे फिर से वही बात की जा रही है संवर्ग की और पद की। तो यदि आप आवेदन करते हैं जिस जनपद में आपको जाना है, उस जनपद में यदि आपके संवर्ग का शिक्षक नहीं है, अर्थात अगर आप नगर क्षेत्र में कार्य करते हैं और उस जनपद में नगर क्षेत्र में सीट खाली नहीं है, तो ऐसे में आपको वहां सीट नहीं मिलेगी, स्थानांतरण आपका नहीं होगा। दूसरी चीज, यदि ग्रामीण क्षेत्र में कर रहे हैं तो आपका ग्रामीण क्षेत्र के ही शिक्षक के संदर्भ में होगा, तो ऐसे में आपका संवर्ग जो ग्रामीण क्षेत्र का है, अगर वहां पद खाली नहीं है तो ऐसे में आपका स्थानांतरण नहीं होगा। दूसरी चीज ये बताई जा रही है पद की बात। तो पद का मतलब सहायक अध्यापक या फिर प्रधानाध्यापक। तो यदि जिस जनपद में आप जाना चाहते हैं वहां प्रधानाध्यापक का पद खाली नहीं है, तो ऐसे में आप वहां नहीं जा पाएंगे, आपका स्थानांतरण नहीं होगा। और सहायक अध्यापक की भी बात करें तो वहां पर सहायक अध्यापक का पद यदि खाली नहीं है तो वहां आप नहीं जा पाएंगे। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि जिस पद और जिस संवर्ग में आप कार्य करते हैं, ठीक उसी संवर्ग और उसी पद पे अगले जनपद में आपका स्थानांतरण होना है। यदि जहां आप जिस जनपद में स्थानांतरण करा के जा रहे हैं, अगर संवर्ग और पद के हिसाब से वहां ये सीटें खाली नहीं है तो आपका स्थानांतरण नहीं होगा। और नीचे लास्ट लाइन में एक लाइन ये कहा जा रहा है कि केवल ऑनलाइन आवेदन करना स्थानांतरण का अधिकार आपका नहीं होगा। तो आप समझ पा रहे होंगे कि संवर्ग यानी ग्रामीण या नगरीय, और पद यानी प्रधानाध्यापक या सहायक अध्यापक, अगले जनपद में जहां आप जा रहे हैं वहां पद खाली है तो आपका स्थानांतरण होगा, अन्यथा नहीं होगा। क्लियर। अब 17वें बिंदु की बात करें तो यहां बताया गया है ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के अंतर्गत पोर्टल पर आवेदन के लिए शिक्षक एवं शिक्षिका को मानव संपदा पोर्टल पर अंकित मोबाइल नंबर एवं मानव संपदा पोर्टल की आईडी से लॉगिन करना होगा। लॉगिन करते ही मानव संपदा पोर्टल पर अंकित विवरण प्रदर्शित हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया के अंतर्गत जब आप पोर्टल पर आवेदन करेंगे तो आप मानव संपदा पोर्टल पर जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस मोबाइल नंबर को और अपनी मानव संपदा आईडी को फिल करेंगे, तो इस प्रकार से आप लॉगिन कर पाएंगे और आपकी सारी सूचनाएं वहां स्क्रीन पर प्रदर्शित होने लगेंगी। यहाँ 18वें बिंदु बताया जा रहा है कि अंतर जनपदीय स्थानांतरण हेतु केवल ऑनलाइन आवेदन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र लखनऊ द्वारा विकसित वेबसाइट पर स्वीकार किए जाएंगे। मैनुअल आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं किया जाएगा, यानी कि ऑनलाइन ही सारी प्रक्रिया होगी, ऑफलाइन कोई प्रक्रिया यहाँ पे मान्य नहीं होगी। 19 बिंदु में बताया जा रहा है निर्धारित प्रक्रिया अनुसार आवेदन पत्र सबमिट करने के उपरांत ही पूर्ण माना जाएगा, अन्यथा की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त माना जाएगा। यानी सबमिट करना अनिवार्य है, सबमिट नहीं करते हैं तो आपका आवेदन स्वतः निरस्त हो जाएगा। आवेदन पत्र में शिक्षक शिक्षिका द्वारा की गई किसी त्रुटि या गलत आवेदन के लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा तथा अंतिम रूप से सबमिट किए गए आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार का संशोधन परिवर्तन किसी स्तर पर अनुमन्य नहीं होगा। तो काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यदि आप कोई त्रुटि कर देते हैं तो यहाँ पर आप ही जिम्मेदार होंगे, इसलिए सावधानी पूर्वक अपने आवेदन को कीजिएगा। दूसरी चीज ये की जा रही है कि अगर सबमिट बटन आप लास्ट में नहीं क्लिक करते हैं तो भी आपका आवेदन स्वीकार नहीं होगा। और उसके अलावा यहाँ ये बताया जा रहा है कि आवेदन करने के बाद यदि आपने गलती से कोई त्रुटि कर दी, कोई गलती कर दी, तो इसके अलावा आपको संशोधन का मौका या किसी तरह के परिवर्तन का मौका नहीं दिया जाएगा। क्लियर। तो इसलिए निश्चित रूप से ये ध्यान रखें आवेदन करते समय कि आपकी कोई त्रुटि के चांसेस न हो। अब दोस्तों यहाँ 20वें बिंदु में बताया जा रहा है कि आवेदन के समय आवेदक द्वारा अपना पूर्ण विवरण ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरा जाएगा तथा फोटो एवं हस्ताक्षर निर्दिष्ट स्थान पर करके अपलोड किया जाएगा। आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा भरे गए मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से वन टाइम पासवर्ड भेजा जाएगा, जिसे वेबसाइट पर निर्दिष्ट स्थान पर भरकर आवेदन पत्र का प्रिंट आउट अध्यापकों द्वारा लेते हुए आवेदन पत्र सुरक्षित रखा जाएगा। तो दो चीजें यहाँ पे क्लियर की गई हैं। एक तो ये कि ऑनलाइन आवेदन जब आप करेंगे तो आपका फोटो और हस्ताक्षर दोनों अपलोड किया जाना है। उसके अलावा जो आप मोबाइल नंबर देंगे उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा और उस ओटीपी को उस साइट पर वहां पे फिल करके और अपने आवेदन का प्रिंट आउट ले सकते हैं और उस प्रिंट आउट को लेकर अपने पास सुरक्षित रखने की बात इस बिंदु में कही जा रही है। 21वें बंद की बात करें तो यहाँ पे बताया गया है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा समय सारणी के अनुसार सत्यापन एवं डाटा लॉग करने की कार्यवाही की जाएगी। सत्यापन की कार्यवाही मानव संपदा पोर्टल पर उपलब्ध डाटा के अनुसार की जाएगी, परंतु ऐसे शिक्षक शिक्षिका जिनके द्वारा वरीयता निर्धारण के लिए देय अंक क्रम संख्या 2, 3, 4, 5, 7, 8 में अनुमन्य लाभ को प्राप्त किया जा रहा है के अभिलेखों के सत्यापन की कार्यवाही भी प्रत्येक दशा में। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, लेकिन फिलहाल इतनी बिंदु की बात करें तो यहाँ पे चीजें स्पष्ट की गई हैं कि समय सारणी के अनुसार जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को इसी क्रम में जैसे जैसे आवेदन आते जाएंगे वैसे वैसे इनको यहाँ पे वेरिफिकेशन करने की भी बात की गई है, वेरीफाई करने की भी बात की गई है और ये मिलान मानव संपदा पोर्टल के डाटा से शिक्षक के किया जाएगा। नेक्स्ट पेज पे चलें दोस्तों, इस आदेश के दूसरे पेज पे हम आ चुके हैं और यहाँ आप देख पा रहे हैं समय सारणी के अनुसार किया जाना अनिवार्य है। सत्यापन की कार्यवाही समानांतर रूप से आवेदन प्राप्त किए जाने के दिनांक से साथ साथ किया जाएगा। तो अभी हमने आपको बता भी दिया, यहाँ समय सारणी के अनुसार कार्य करने की बात की जा रही है। वहीं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जो वेरिफिकेशन का कार्य है, जो वेरीफाई करना है, वो आवेदन पत्र के प्राप्त होने के साथ साथ ही इस कार्य को करने की बात की जा रही है। 22वें बिंदु की बात करें
शिक्षक एवं शिक्षिका द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों के सत्यापन में अभिलेख फर्जी कूटरचित पाए जाने पर संबंधित अध्यापक के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी। 23वें में बताया गया उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नेतृत्वाधीन संचालित विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2023-24 के लिए अंतर जनपदीय स्थानांतरण की कार्यवाही निर्धारित प्रक्रिया अनुसार पारदर्शी रूप से सुनिश्चित की जाएगी। किसी भी स्तर पर अनियमितता पाए जाने पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पूर्णतया उत्तरदायी होंगे। यानी कि किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो बेसिक शिक्षा अधिकारी को ही यहाँ पे जिम्मेदार माना गया है। यहाँ 24वें विधि की बात करें तो अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण का पोर्टल खोले जाने के संबंध में निर्देश पृथक से दिए जाएंगे। कृपया उक्त से अवगत होते हुए अग्रतर कार्यवाही करने का कष्ट करें। भौतिक प्रताप सिंह बघेल जी, सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज। तो दोस्तों समय सारणी जारी हो चुकी है। आज ही के दिन से आवेदन भी होना है और ग्रीष्मावकाश के बाद पहले दिन जब विद्यालय खुलेंगे यानी 27 जून को, तो उस दिन कार्य मुक्ति की भी बात इस समय सारणी में की गई है। तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस समय सारणी का अनुपालन शासन स्तर से हो पाता है या नहीं, क्योंकि इसके पूर्व में जो भी आदेश दिए गए हैं उसका हश्र आपने देखा है कि क्या हुआ है। इस पे कितना यकीन किया जाए ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर कोई अन्य अपडेट आता है तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो के नीचे लिखे सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।